नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों विगत वर्षों में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अगर कोई भी मामला या कोई भी केस चल रहा है तो उसको स्थानांतरण करने का या ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अगर कोई भी मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा है इस राज्यसभा में जो सदस्य है इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक जो कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन से भाग में बताया गया। तो दोस्तों याद रखना है, जो संविधान का भाग 4 है इस संविधान के भाग 4 में किसके बारे में चर्चा की गई। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई। और अगर आपसे पूछे कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य है तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के व्यक्तियों को दिया गया। अगला, 73वें संविधान संशोधन को राजनीति के निर्देश सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से अनुच्छेद को प्रभावी करने के लिए लाया गया। तो दोस्तों याद रखना है, जो अनुच्छेद 40 है इस अनुच्छेद 40 को प्रभावी करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था। तो याद रखना है 1992 में लाया गया। और इसमें किससे संबंधित बात की गई। तो याद रखना है दोस्तों, जो पंचायत है, जो पंचायत होती है, पंचायत के चुनाव संबंधित जो मामले हैं या चुनाव से संबंधित जितने भी काम है ये 73वें संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ी गई। और याद रखना है अनुच्छेद 40 में किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 भी पंचायत से संबंधित है। ये बात भी आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए या समय समय पर इसकी अगर जरूरत पड़ती है तो इसको बनाया गया है। और भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। याद रखना है दोस्तों, भारत के संविधान में कहीं से कहीं तक भी उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह पद बनाया गया था। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव नहीं करवाता है। तो दोस्तों याद रखना है, राज्यों और पंचायतों नगर पालिकाओं के जो चुनाव है ये तीनों जो चुनाव है, मतलब राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है ये कौन नहीं करवाता। ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। ये चुनाव कौन करवाता है। तो ये करवाता है राज्यों का जो निर्वाचन आयोग है। राज्यों का जो निर्वाचन आयोग है ये राज्यों का निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन से चुनाव करवाए जाते हैं। तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाए जाते हैं। अति इंपोर्टेंट बात है कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है। राज्यों का निर्वाचन आयोग, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधानमंडल, लोकसभा ये सारे जो चुनाव है ये भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब होती है। तो दोस्तों याद रखना है 9 दिसंबर सन 1946 को जो आपकी संविधान सभा है इस संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। फिर
आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन की अगर हम बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, इस संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अस्पृश्यता का बहिष्कार किया गया। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत का जितना भी उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 17 में इससे संबंधित बातें कही गई है। अगला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं इन अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण करने के लिए किस आर्टिकल में बात की गई, तो याद रखना है जो अनुच्छेद 29 है, इस अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में बातें की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन जो संविधान में संशोधन है वो करने की शक्ति किसके पास है, तो संविधान में संशोधन संसद कर सकती है और संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 370 के तहत ये संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जाता है, तो दोस्तों याद रखना है जो धन विधेयक होता है ये धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है ये किससे संबंधित है, दोस्तों याद रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब अगर आपसे पूछे भाषण देने या फिर आपसे बोले बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, या फिर आपसे पूछे प्रेस मतलब जो मीडिया होती है प्रेस का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में ये आपको अधिकार दिया गया है। अगला, संसद में किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ और ये कब हुआ, 1989 को हुआ, 1989 को। और इसके तहत क्या किया गया, तो जो वोट डालने की आयु पहले 21 वर्ष थी इसे 21 से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपसे अगर पूछे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से 18 की गई, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब आया, तो 1989 को ये आया, 1989 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति दोनों सदन शामिल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा कि जो संसद है ये संसद से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो दोस्तों याद रखना है संसद से संबंधित जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 79 यानी 79 में संसद के बारे में बताया गया। फिर आपसे पूछे कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो दोस्तों याद रखना है संसद में सबसे पहले तो शामिल है भारत के राष्ट्रपति, फिर दूसरे नंबर पर इस पर शामिल है लोकसभा, और फिर इसमें आता है कौन, फिर इसमें आता है राज्यसभा। तो आपको ये पता चल गया कि संसद में कौन कौन शामिल है दोस्तों, तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। और ये बात किसमें कही गई, तो ये बात कही गई अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों याद रखना है जो यूपीएससी होती है इस यूपीएससी के जितने भी सदस्य है और जितने भी अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 316 में उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो इस स्थिति में कौन काम करता है, तो इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। अगला,
राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए भारत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत में राज्यों का गठन करने के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये कब लाया गया? तो 1953 में ये यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया या उसे बंदी बना लिया तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत या तो पास के मजिस्ट्रेट या पास का जो कोर्ट है उसमें उसको उपस्थित करना जरूरी होता है। तो याद रखना है, कोई भी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी होता है। अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी को हम कह सकते हैं कि जो प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति का चेयरमैन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये आज के संविधान के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन बेहद अच्छे लगे होंगे और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी इसी प्रकार से डेली हम ये क्लास लाते रहेंगे ताकि संविधान से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।